मंच पर उपस्थित अपने समारोह के अध्यक्ष ब्रह्मचारी लोकमित्र जी, प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक जी वांगड़ी और विवेक होके सर, और आप सभी उपस्थित भाई बहनों और जिनके लिए आज का ये समारोह हो रहा है, ऐसे हमारे नागलोक के जो 22वीं टुकड़ी के हमारे सभी छात्र। तो आज का ये जो समारोह है, ये नागार्जुन प्रशिक्षण संस्था जो एक बहुआयामी कार्य करती है। जैसे यहाँ पर हमारा नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज भी चलता है। हर इतवार को यहाँ सुबह ध्यान और नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है। हर पूर्णिमा के दिन यहाँ चलत बुद्ध के मूर्ति के सामने धम्म प्रवचन होता है। नियमित रूप से यहाँ शिविरों का आयोजन होता है ताकि लोगों को बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं है, उस शिक्षाओं को एक अनुशासित पद्धति से अपने जीवन में किस तरह से ढाला जा सकता है, उसका मार्गदर्शन मिलता है। बीच बीच में हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध परिषदों का आयोजन करते रहते हैं। अलग अलग प्रशिक्षण चलते हैं, लेकिन इनमें सबसे जो अनोखा हमारा कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है हमारा धम्म सीखिया प्रशिक्षण, जो 8 महीने का निवासी प्रशिक्षण होता है। और यहाँ पर भारत के अलग अलग हिस्सों से युवा युवतियाँ आते हैं। बौद्ध धर्म का, बाबा साहब का जो विजन है, जो दृष्टि है, वो समझने के लिए और फिर इस कार्य को अपने अपने क्षेत्र में हम कैसे आगे चला सकते हैं, उसके लिए। तो अभी तक वैसे देखा जाए तो अगला जो साल है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि 2027 में ये जो प्रशिक्षण हमने शुरू किया है उसको 25 साल पूरे हो रहे हैं। उसकी हम सिल्वर जुबली बड़े जोर और जोश से मनाने वाले हैं। और आज जो हम यहाँ पर जो 22वीं टुकड़ी है उसका सेंड ऑफ कर रहे हैं, जिसको हम अपने प्रचलित भाषा में विदाई का समारोह कहते हैं। लेकिन ये जो शब्द है वो मुझे बिल्कुल जचता नहीं, इतना अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज आप लोगों को 8 महीने का प्रशिक्षण देकर हम आपको विदा कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम आपको प्रमाणित कर रहे हैं कि आप प्रशिक्षित हुए हैं, आप जिम्मेदार बने हैं और आप सक्षम बने हैं यहाँ की शिक्षा लेकर समाज में जाकर जो दीप आपने यहाँ जलाया है उससे कहीं अन्य दीपों को आपको जलाना है। ये जो बुद्ध का विचार, बाबा साहब का जो विचार है, वो आप जहाँ से आए हो वहाँ जाकर आपका उसका प्रचार और प्रसार आपको करना है। तो ये मत समझो कि आप आज हमें छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि ये जो हमारे एलुमनी का जो नेटवर्क है, जो भारत भर में फैला हुआ है, उस जाल का आप एक मजबूत कड़ी बन रहे हैं, एक हिस्सा बन रहे हैं। और आज हम आपको जो इस तरह से शुभकामना देने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए, इस बड़े मान्यवरों के आशीर्वाद देने के लिए ये समारोह का आयोजन किया है। तो मैं प्रास्ताविक में ज्यादा समय न बताते हुए अपने जो मेहमान हैं उनका अपने परंपरा और तरीके से उनका हम स्वागत करेंगे। और उस स्वागत के पश्चात अपने जो नागलोक का शिक्षा विभाग है उसके जो निदेशक है भानु प्रताप जी, वो संक्षिप्त में कुछ लेखा जोखा बताएंगे हमारे इस प्रशिक्षण का, और बाद में अगला प्रोग्राम होगा। तो इस स्वागत के लिए हमारे जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर अशोक जी वांगड़ी, उनका स्वागत करने के लिए हमारे संस्था के संस्थापक ब्रह्मचारी लोकमित्र जी, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि हमारे सभी की मित्रता का प्रतीक के रूप में
एक अपनी शॉल और एक बुके देकर अशोक जी का लोकमित्र जी स्वागत करेंगे। आयुष्मान विवेक जी ओके सर, उनका स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मचारी सूर्य इनको अनुरोध करता हूं कि वो हमारी मित्रता का प्रतीक के रूप में एक शॉल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत। अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं अपने संस्थापक लोकमित्र जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मचारी रोसायु जी को अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ आकर लोकमित्र जी का स्वागत हमारे जो धर्ममित्र है, ब्रह्मचारी है, कुछ बाहर से हमारे जो शुभचिंतक है वो यहाँ पर उपस्थित है, कुछ हमारे धर्ममित्र पुणे से है। तो ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि आज ही हमारे यहाँ एक शिविर शुरू हो रहा है और उसके उपलक्ष्य में अन्य जगह से आए हुए लोग भी इस कार्यक्रम का जो आनंद उठा रहे हैं, तो उन सभी का मैं संस्था की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और यहाँ मैं भानुप्रदा इनको आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने इस प्रशिक्षण के बारे में आप लोगों को एक संक्षिप्त जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रा और सभी को नेतृत्व जयंती। हमेशा की तरह मित्रा मेरा आधा काम कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये हमने से क्या कि 22वीं टुकड़ी है। उससे पहले 21 मैचों का यहाँ पे सफलतापूर्वक संचालन या फिर ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो टोटल अब तक हमारे 1837 जो है महिला और पुरुष, मेल और फीमेल, वो यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं या फिर 8 महीने का ये प्रशिक्षण पूरा किया है। इसके साथ साथ आपको ने बताया है कि यहाँ पे बीए का भी कोर्स चलता है, जिसमें हम पाली, बुद्ध संस्कृति, अम्बेडकर कोर्स और हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, जिसमें भी हमारे 267 महिला और पुरुष हैं वो यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हैं और जिसमें से 128 मेल हैं और 139 फीमेल हैं। इसके साथ साथ कोविड के दौरान आप सभी को मालूम होगा कि कोविड के दौरान जब पूरा देश बंद था और उस दौरान हमें लगा कि हमें क्यों ना ये ऑनलाइन कोर्स शुरू करना चाहिए। तो अब तक हमने 10 ऑनलाइन कोर्सों का संचालन किया और ये 11 बैच चल रही है, जिसमें से लगभग 325 स्टूडेंट यहाँ से ऑनलाइन कोर्स कर चुके हैं और उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पे 1 महीने का प्रशिक्षण भी लिया। इसके साथ साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं ताइवान में, जो कैसे कल्चरल आदान प्रदान हो सके। तो ताइवान में 19 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 21 फीमेल 11 फीमेल और 8 मेल है। इसके साथ साथ आईबीसी में भी हम देख सकते हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉलेज, वहाँ पे हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 3 मेल और 4 फीमेल है। और इस साल भी हम सोच रहे हैं कि 4 ताइवान और 4 थाईलैंड को भेज सकें। अभी आप देख रहे हैं कि ये 22 टुकड़ी है और 22वीं टुकड़ी में हमने लगभग 70 स्टूडेंट्स का एनरोल किया और उसमें से 55 स्टूडेंट्स आए हैं, जिसमें से 40 इस साल वो ग्रेजुएट होने वाले आए हैं या फिर आज उनका सर्टिफिकेट्स का वितरण होगा। तो इतना ही मैं देखे जय भीम। जैसे मैंने बताया कि अगले साल हम 25 साल में जा रहे हैं, लेकिन ये 22वीं टुकड़ी है। हम 2 साल इसलिए नहीं कुछ कर पाए क्योंकि उस समय कोविड था, लेकिन कोविड का कारण बनाकर, बहाना बनाकर हमने हमारा काम नहीं रोका है, क्योंकि उस समय फिर हमने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया और ऑनलाइन कोर्स में आज भी भारत से कई राज्यों से लोग जुड़ते हैं। वो हमारे अभी 11वीं टुकड़ी चालू है। इतना ही है कि ऑनलाइन कोर्स 4 महीने का है, ये जो फुल टाइम कोर्स अपना 8 महीने का है। तो आगे जाने से पहले ये जो आज का सेंड ऑफ है, उस सेंड ऑफ में
जो स्टूडेंट जो है जो तैयार हुए हैं और जिम्मेदार बन के जा रहे हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ भी बताऊं, उतना उनकी प्रशंसा कितनी भी करो, लेकिन आप मुझे लगता है कि उनसे उनके ही मुंह से सुनना चाहिए आपको। इसलिए हमने कुछ छात्रों को चुना है कि जो 2 या 3 मिनट में ज्यादा से ज्यादा यहाँ आने के बाद उनको क्या लाभ हुआ और उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में वो बताए। तो सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश से जो सपना है उनको निमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आकर अपना जो अनुभव है वो अनुभव बताएं। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय। मेरा नाम सपना है और मैं हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट मंडी की रहने वाली हूँ। तो मैं अपना जो ये 8 महीने का मेरा एक्सपीरियंस रहा या फिर जो मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे उनको मैं 2-3 मिनट में आपके सामने बताऊंगी। जो मुझे लगता है कि मेरे में मेन चेंजेस दिखे मुझे। फर्स्टली तो जो नागलोका है उसने मेरी सोच जो है वो बहुत अब्रॉड की है। मीन्स कि मैं देखती हूँ पहले खुद को तो मेरी सोचने की जो लिमिट थी वो शायद थोड़ी थी, उस सोच को मैंने बहुत डेवलप किया है। और मैं देखती हूँ कि जो मेरा आत्म मीन्स की स्टेज फियर हो गया या आत्मसम्मान है, जब मैं फर्स्ट में खुद को देखती हूँ तो शायद मैं कुछ बोल भी ना पाती सोसाइटी के सामने या किसी के सामने। वो सोच, वो बोलने का तरीका, वो सारी चीजें मेरी नागलोका में पड़ी है। और मैं देखती हूँ कि जो बुद्धिज्म है उसको चाहे हम जितना भी समझे या फिर उसको जितना भी हम नॉलेज खुद के अंदर गेन करें, बट वो तब इम्प्लीमेंट होता है जब हम उसको अपने आचरण में लाते हैं। और मैंने यहाँ से यही सीखा कि मैं बुद्धिज्म को अपने आचरण में किस तरह से लाऊं, अपना व्यवहार किस तरह से अच्छा रखूं, सोसाइटी में अपने जो नैतिक मूल्य उनके आधार पर किस तरह से मैं अपनी समाज में एक अच्छी सी छवि बना के रखूं। और जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता है, सही शब्दों में मैंने यहाँ पे समझा कि आध्यात्मिकता क्या चीज है। मीन्स कि बाहर जब मैं थी तो मैं सोचती थी कि आध्यात्मिकता मतलब कि संसार से दूर हो जाना, मीन्स इन चीजों से उलझ जाना। बट जो यहाँ पे मैंने समझा कि आध्यात्मिकता मतलब कि इन चीजों से उठ जाना या फिर इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो अपनी तृष्णा है उनको छोड़ के आध्यात्मिकता में आ जाना। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे सीखी और यहाँ से मैं एक अपना अच्छा जो हम बोलते हैं कि एक अच्छा इंसान बने हम, वो चीज मैं यहाँ से अपने साथ अपनी सोसाइटी में लेके जा रही हूँ। और यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं किस तरह से अपनी सोसाइटी को भी एक अच्छा आइडल सोसाइटी के रूप में बनाऊं। और इसी के साथ मैं नागलोका की पूरी टीम और नागलोका के जो भी मेंबर्स हैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं मीन्स कि मैं स्टेज पे आके ऐसे बोल सकूँ या फिर जो भी मेरी चेंज सोच है या आंतरिक सोच हो या बाहर से जो भी चेंज किया उसके लिए मैं नागलोका की पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ। जय। सपना वो कुछ तय करके जा रही है कि जो उसको यहाँ प्राप्त हुआ है, तो जो समाज को आदर्श बनाने के लिए वो अपनी कोशिश जारी रखेगी। तो इसके पश्चात मैं हरियाणा से पंकज को यहाँ बुलाया हूँ कि वो अपना मनोबल दिलाए। मेरा मैं तो मेरा जो ये 8 महीने का रेजिडेंशियल कोर्स का है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है। लेकिन जो यहाँ से पहले मैं बिखरा हुआ रहता था, हर चीज़ में घुसने की कोशिश करता था, लेकिन नागलोक का जो 8 महीने का कोर्स है इसने मुझे एकत्रित किया है। मतलब किसी भी चीज़ मुझे इकट्ठा कर दिया। जो मैं फैला हुआ था, मेरा ध्यान भटका हुआ था, वो ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर मैं लगा सकता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो चेंज है वो मुझे यही लगता है कि मैं इकट्ठा हो चुका हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत सारे चेंजेस मैंने अपने अंदर देखे, जो स्टेज फियर रहता था कि कभी आगे नहीं जाना, किसी के सामने बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, वो जो डर है वो डर मैंने खत्म किया है नागलोक के माध्यम से। और जो एक कॉन्फिडेंस की मेरे अंदर कमी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, वो कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो नागलोक में जो भी सदस्य है, जो भी टीम मेंबर्स हैं, उनकी वजह से मैंने ये सब कर पाया है। जो नागलोक में मैंने यहाँ सीखा, तो उसके माध्यम से जो एक इंसानियत नाम की कोई चीज़ है उसको मैं फॉलो कर पाया। वो इंसानियत जो वर्ड है उसकी सेंस
मैं अपने अंदर ला पाया हूँ। तो 8 महीने का कोर्स करने के बाद जब मैं अपने सोसाइटी में जा रहा हूँ तो 3 चीजें मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। फर्स्ट बुद्ध, धम्म और संघ, दूसरा मेडिटेशन, तीसरा है कल्याण मित्रता। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जब तक ये 3 चीजें मेरे साथ रहेंगी मैं किसी भी चीज से घबराऊंगा नहीं, किसी भी चीज से डरूंगा नहीं, और मेरे जीवन में जो भी परेशानियां आएंगी वो इन 3 चीजों के माध्यम से मैं उनको सफल कर पाऊंगा, मतलब उनसे आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये जो 3 चीजें हैं वो मेरे जीवन को एक नए मोड़ पर लेके जा रही है, जिसकी वजह से जो मेरा आध्यात्मिक विकास है, जो मेरी सोसाइटी है, उसमें मैं पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ। एक अक्सर बोला जाता है कि जो भेड़ चाल होती है ना कि एक जहाँ जाता है वही जाएगा, जो मेरी सोसाइटी की वो बिना जो उनका संस्कारिक अस्तित्व है उसके माध्यम से जो सभी लोग जहाँ जा रहे हैं मैं भी वहीं जा रहा था, लेकिन नागलोक ने मुझे एक नया मोड़ दिया तो मैं उस लाइन से बाहर निकला हूँ। और इस कोर्स के साथ मुझे लगता है कि मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे पीछे के लोग हैं वो भी मेरे साथ आगे चलने का मुझे देखकर प्रयास करें। तो जो मेरी सोच बनी है, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, जो एक पावर आई है, वो सभी नागलोक की वजह से आई है। नागलोक के जो भी सदस्य है जो अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं उनकी वजह से मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत अच्छा, धन्यवाद पंकज। आपको यहाँ से जो आत्मविश्वास मिला है और जो संस्कारिक पद्धतियाँ होती है उससे बाहर निकलने का जो साहस आप बढ़ा रहे हैं, आपके जो भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना जो तीसरी व्यक्ति है छात्रा दिव्या जो महाराष्ट्र से है, उनको अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ अपना अनुभव देते हैं। सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम दिव्या है और मैं महाराष्ट्र में भंडारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। तो मैं जब नागलोक में आई, मतलब नागलोक में स्टार्टिंग में आई तो मैं बहुत ही अलग थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बुद्धिज्म को और बाबा साहब को कंप्लीट मतलब जानती नहीं थी और बुद्धिज्म क्या होता है। लेकिन जो मैंने 8 महीने की ट्रेनिंग ली है तो उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले मुझे बुद्धिज्म की एक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि ह्यूमैनिटी, कि हम सोसाइटी में देखते हैं कि मतलब आज हमारी फैमिली के मेंबर होते हुए भी एक दूसरे के हेल्प नहीं करते, लेकिन जब से मैं नागलोक में 8 महीने मैंने गुजारे हैं, मतलब ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ पे मैंने ह्यूमैनिटी क्या होती है, अपनापन क्या होता है, एक मैत्री क्या होती है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं यहाँ पे रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा ही है कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। यहाँ से मैं देखती हूँ कि जो बुद्धिज्म को हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर हम अपने स्वभाव में मैत्री, अगर शीलों का अच्छे से आचरण करते हैं तो ऑटोमेटिक अगर हम इस चीज़ों को अपने साथ करते हैं तो लोग अपने आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं देखती हूँ कि जिस मैं सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ वो सभी के सभी हिंदुज़म को मानते, तो मैं अपनी सोसाइटी में ये सब चीज़ें नहीं देखती थी, लेकिन मुझे इसमें इतना इस नागलोक में मुझे सच में मतलब मैं शब्द से बयान नहीं कर सकूँगी, इतना मुझे अच्छा लगा। और मैं अपने लाइफ में जो मैं खुद को देखती हूँ मुझे मेडिटेशन से और जो शिविर से मुझे काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस लगा। मुझे इस सारी चीज़ों से बहुत ही मेरी लाइफ में बेनिफिट हुआ। जैसे कि मैं पहले बहुत ही चिड़चिड़ी थी और मुझे मतलब मैत्री क्या होती है बिल्कुल ही पता नहीं था, लेकिन जब मैं नागलोक में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचरण आना चाहिए और मैत्री असली मैत्री क्या होती है, एक ह्यूमैनिटी क्या होती है, ये मैं सब नागलोक से सीखी हूँ। तो मैं चाहूँगी कि जो मेरी सोसाइटी है, जो मैंने 8 महीने की ट्रेनिंग ली है यहाँ से, तो मेरी सोसाइटी में मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि मेरे से जितना होता है मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। और मुझे खुद भी ट्रस्ट है कि मैंने जो 8 महीने की ट्रेनिंग ली है उसके दौरान जो मैंने सीखा है वो मैं अपने सोसाइटी में भी मतलब इम्प्लीमेंट करूँ। और मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने लाइफ में सक्सेस होकर नागलोक का ऐसे प्लेसमेंट को पे बैक करूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसे जो अकेडमी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसकी बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि नागलोक मैंने ऐसा फर्स्ट प्लेटफॉर्म देखा जहाँ पे ह्यूमैनिटी और मैत्री इतने अच्छे से मतलब हम देख सकते हैं। और बुद्धिज्म क्या होता है ये मुझे मतलब बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने सोसाइटी में भी बुद्धिज्म को लेके जाऊँ
और लोगों को बताऊं, और जो मेरे एरिया के जो बुद्धिज्म को कट्टर मानने वाले हैं, मैं कोशिश करूंगी जो मेरे फ्रेंड लोग हैं मैं यहाँ पे उनको भेजूं और उनको भी मतलब जो बाबा साहब के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में जानने का मौका दूं। महाराष्ट्र से होने के बावजूद भी उनको बुद्ध और बाबा साहब के बारे में जानकारी थी नहीं, जो यहाँ आकर उनको मिली। और सबसे जो अच्छी बात उनको यहाँ से भाई वो है मानवता की दृष्टि और मित्रता। और ये शिक्षा लेकर वो वापिस अपने समाज में जाकर इसका प्रचार और प्रसार करना चाहती है। आपको बहुत सारी बधाइयाँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को मौका दे ताकि उसके मन की भावना हमें समझे, लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए अभी जो आखिरी व्यक्ति है वो है राजस्थान से चेतना। तो उनको मैं अनुरोध करता हूँ। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। मेरा नाम चेतना है और मैं राजस्थान से हूँ। तो मैं आप सबको बताऊंगी मैंने 8 मंथ में क्या सीखा। तो सबसे पहले तो मैं खुद में ये चेंज देखती हूँ कि आज जो मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूँ और इस बोलने का जो कॉन्फिडेंस मिला है वो नाग लोका की देन है। ये मुझे मैं मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज देखती हूँ। और उसके साथ ही मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, इससे मैंने खुद को जाना और सोसाइटी के बारे में भी जाना। सोसाइटी में कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे प्रैक्टिसेस होती है, और जो मेरी सोच पहले सिर्फ मेरे फैमिली तक सीमित थी वो अभी और भी ब्रॉड हुई है और मैं सिर्फ मेरी फैमिली के लिए नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए भी काम करूं। थैंक यू। चेतना की आवाज में ही दम था और उन्होंने साबित किया कि ये जो आवाज है और ये मेरी यहाँ खड़ी रहने की जो काबिलियत है वो आत्मविश्वास मुझे नागलोक से मिला है और सोच बदलने का जरिया भी उनको मिला है। तो इसी के साथ में हमारे जो चारों भी छात्र है एक प्रातिनिधिक रूप में अपने सामने उन्होंने अपना 8 महीने का जो अनुभव बताया है। और इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण है, आज यहाँ पर हमारे जो मान्यवर उपस्थित है उन्हें हमें सुनना है। मैं थोड़ी उनके अनुमति से मांगी तो नहीं अनुमति, लेकिन थोड़ा क्रम बदलना चाहता हूँ। और वो इसलिए कि अक्सर कार्यक्रम की जो अध्यक्षता करने वाले होते हैं और वो अक्सर आखिरी में बताते हैं या बोलते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है वो आज शुरू में बोले, ताकि जैसे इस संस्था के वो संस्थापक है तो शायद उनके मुंह से हमें उनका उद्देश्य क्या था ये सब शुरू रहेगा और उसकी जानकारी मिल सकती है। या अन्य जो 2 वक्ता है उनको एक तरह से बैकग्राउंड पार्श्वभूमि मिलेगी कि संस्था के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो लोकमित्र जी के बारे में परिचय के रूप पर मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि लोकमित्र जी केवल नागलोक के संस्थापक है, इतना ही उनका परिचय सीमित नहीं है। तो लोकमित्र जी ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का जो भारत का पूरा आंदोलन है उस आंदोलन के ही वो संस्थापक है। हमारे जो शिक्षक है मुरुगेन संघर्षी जी, उनके मार्गदर्शन में और उनका आशीर्वाद लेकर वो 1978 में भारत में आए और तब से लेकर आज भारत में जो भी आंदोलन है, जो आंदोलन खड़ा किया है, ये निश्चित है कि वो अकेले उन्होंने नहीं किया, लेकिन उस आंदोलन को खड़ा करने के लिए उनकी जो दृष्टि है, उनका जो जज्बा है, पैशन है, वो हमेशा और साथियों के लिए एक प्रेरणा रही है और एक उदाहरण बन के अपनी कल्याण मित्रता, अपने काम करने का तरीका उसके जरिए उन्होंने कई साथियों को मिलकर इस आंदोलन को पिछले 48 साल से इस मुकाम पे लाया कि अगर हम देखते हैं तो भारत में हमारे 50 से ज्यादा केंद्र है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जैसा एक बड़ा
प्रशिक्षण के लिए समर्पित ऐसा एक केंद्र है। केवल लोकमित्र जी ने इतना ही नहीं किया, लेकिन आशियाई राष्ट्रों में बाबा साहब की एक पहचान बनाने के लिए, ताइवान हो, कोरिया हो, जापान हो, यहाँ पर पिछले 30 साल से लोकमित्र नियमित रूप से अपनी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भारत में एक आधुनिक बोधिसत्व के रूप में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अनोखा कार्य किया है, उस कार्य की जो पहचान है, वो पहचान दुनिया को, इसलिए मैं कभी-कभी कहता हूँ कि मानो एक तरह से वो धर्म के क्षेत्र में भारत के आशियाई राष्ट्रों के लिए एक तरह से एम्बेसडर है, एक तरह से वो धर्मदूत है। वो एक अपने आप में एक उदाहरण है औरों के लिए कि किसी आंदोलन को खड़ा करना है, उसको चलाना है, तो क्या जरूरत होती है और किस तरह से वो किया जाता है। उनके जो बौद्ध राष्ट्रों के साथ, मित्रों के साथ और उसी के साथ साथ भारत में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अलावा जो भी अम्बेडकरी और नॉन अम्बेडकरी आंदोलन है, उनके साथ उन्होंने जो मित्रता जोड़कर रखी है, वो एक मित्रता के मिसाल है। ये जो नागलोक खड़ा है, वो नागलोक जो है वो ज्यादातर हमारे ताइवान के जो बुद्धिस्ट भाई बहन है, उन्होंने दिए हुए दान के बदलूके पर है। लेकिन उस दान के लिए कभी किसी संस्था की आवश्यकता नहीं रही। उनके लिए लोकमित्र एक विश्वास पात्र नाम ही संस्था थी और उनके नाम पर उन्होंने इतना बड़ा दान दिया। और ये जो एक नागलोक है, वो सदियों तक बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार का कार्य करेगा। ऐसे जो एक व्यक्तिमत्व है लोकमित्र जी, मैं उनको आप सभी की तरफ से अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ पर हमारे लिए कुछ शब्द रखें। Mr. Vivek Cortez, students, brothers and sisters in Germany. डॉक्टर अशोक नागरी, आयुष्मान विवेक जी होके और अभी आप सभी भाइयों बहनों और मेरे छात्र। First of all, I have to make an apology to the students. तो सबसे पहले हमारे जो छात्र हैं उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। Usually, I try and meet the students at least once during the time they're here. तो हमेशा ऐसा होते रहा है कि 8 महीने के दरमियान छात्र जब यहाँ रहते हैं, तो मैं उनको एक बार क्यों ना हो हमेशा मिलने की कोशिश करता आ रहा हूँ। Give a lecture and listen and take questions. तो उनके लिए मैं कुछ धम्मदेशना दिया करता था और उनमें से उनके मन में अगर कुछ सवाल खड़े होते थे तो उस सवाल का जवाब भी दिया। But this year I haven't done it. लेकिन ये ऐसा साल रहा कि इस साल में मैं ये नहीं कर पाया। I can see you're nodding, yes. So I'm very sorry. तो आप अपनी जो गर्दन हिलाकर प्रतिसाद दे रहे हैं, तो मैं आप सभी के प्रति क्षमा याचना। But before I go on, I just want to know a little bit about you, where you're from. तो आगे जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो छात्र हैं, आप कौन-कौन से राज्यों से यहाँ आए हैं? So we had some from Himachal. Was it Himachal? So how many from Himachal Pradesh? हिमाचल से कितने लोग हैं? One. Okay, 2. Two. And how many from Telangana? हरियाणा। Haryana is third. How many from Haryana? 1, 2, 3, 4. Okay. 5. Yeah. And how many from Maharashtra? You're lucky, you know, because I used to forbid Maharashtrians. I didn't allow them to come here. तो आप सभी भाग्यशाली है क्योंकि मैं ज्यादातर महाराष्ट्र के छात्रों को यहाँ ना कहता हूँ, लेकिन आपको मौका मिला है, अच्छी बात है। Maharashtra, Baba said they didn't need this way. क्योंकि महाराष्ट्र के छात्रों को या लोगों को बाबा साहब ही मिले हैं, तो उनको और कुछ नहीं चाहिए। And every village, every town in Maharashtra has a statue of Baba Saheb, a Buddha Vihara. तो महाराष्ट्र में हर शहर हो, हर गांव हो, जहाँ वहाँ हम बाबा साहब के पुतले देखते हैं, विहार है। So how many from Rajasthan?
Rajasthan. And others, where are you from? तो अन्य कहाँ से, कौन से राज्य से? ओडिशा से कितने? Orissa? How many? Okay. Where else? छत्तीसगढ़। Chhattisgarh? How many? Chhattisgarh. Okay. Bihar? Bihar? Jharkhand? झारखंड से। No? Where else? अरुणाचल। Okay, Arunachal Pradesh. Okay, good. Tamil Nadu? No? Kerala? Good. Anywhere else I've missed? यूपी से कितने? Okay, okay. Anywhere else? हाँ, गुजरात। That's good. So quite a good mix. Anyone else I've missed? तो कोई है कि जो बचा है, कोई राज्य और प्रतिनिधि उस राज्य का? केरला। पता है? Anyway, I'm very happy that you've been able to benefit from this 8-month training. तो मुझे बहुत खुशी हुई है या हो रही है, ये जो 8 महीने का जो प्रशिक्षण है उससे आप लाभान्वित हुए हैं। And as you know from your own experience, and we heard from the 4 students, you're all going away with something very special. तो आप लोगों ने जो भी कुछ यहाँ अनुभव किया है, जो कुछ पढ़ा है, जो प्रतिनिधि रूप में जो 4 छात्रों से हमने सुना है, तो आप जो यहाँ से जा रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ से आप कुछ लेकर जा रहे हैं। So the 3 things that I think are most special. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो 3 बातें हैं, जो खास करके विशेष ऐसी है। The first thing is that the Dhamma empowers you. तो Empowers us, not just you. सबसे पहली बात है कि जो धम्म है, वो धम्म हमें एक तरह से सक्षम बनाता है, हमें वो एक अंदरूनी ताकत देता है। You get to know yourself more. तो धम्म के जरिए हम खुद को थोड़ी अच्छी तरह से जान सकते हैं, जान पाते हैं। You develop more self-confidence, and I wanted to mention that. तो उसके जरिए हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, और आप में से जो छात्रों ने अपना मनोबल बताया, उसमें 1-2 लोगों ने उसका जिक्र किया। This is why I became a Buddhist, because I found that the Dhamma empowered me so much. तो यही एक वजह है कि उसी के कारण मैं स्वयं बौद्ध बना हूँ। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि धम्म जो है, वो हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाता है, विकसित करता है। So you're probably going away from here with a very different attitude than when you came. तो जब आप यहाँ पहले आए थे प्रशिक्षण शुरू में, यहाँ से आप जब जा रहे हैं, तो आप निश्चित ही नए किस्म की आपकी जो मनोधारणा है, उस मनोधारणा को आप लेके जा रहे हैं। Practicing the Dhamma, studying the Dhamma, practicing meditation, communicating with each other, has given you the confidence that you can do something now with your lives and for society. So यहाँ पर धम्म का अध्ययन करना, ध्यान सरल करना, और अन्य अपने साथियों के साथ जो संवाद है, जो संपर्क है, उसके जरिए हमें एक नया आत्मविश्वास मिलता है, जो लेकर हम जा रहे हैं। And the second thing that I think is incredibly valuable is that you come from all different parts of India, from very different situations. When you come here, you just merge. The backgrounds disappear. तो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि आप भारत के अलग-अलग हिस्सों से यहाँ आते हैं, अलग-अलग धारणाएं यहाँ लेकर आते हैं, लेकिन जब आप 8 महीने यहाँ रहते हैं, तो वो जो अलग-अलग बातें हैं, वो एक तरह से चली जाती है, और आप सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। जो पुरानी या गलत बातें हैं, वो पीछे छूट जाती हैं। You must have heard the Buddha's simile of the rivers going to the sea. तो आपने जो बुद्ध ने बताई हुई जो एक उपमा है, शायद आपने सुनी होगी
कि जब अलग अलग नदियां जाकर जब समुद्र का मिलती है, the Buddha said, if you take a drop of seawater, can you tell which river that drop of seawater came from? तो बुद्ध पूछते हैं कि अगर आप समुद्र के पानी की एक बूंद लेते हैं और आप बता सकते हो क्या कि ये जो पानी की बूंद आपने पकड़ी हुई है वो कौन से नदी से आई हुई है? Can you tell whether it came from the Ganga? क्या आप बता सकते हैं कि ये जो बूंद है वो गंगा नदी से आई हुई है? Can you tell whether it came from the Godavari? आप ये बता सकते हो क्या कि वो बूंद गोदावरी से आई कृष्णा? है? कृष्णा Or from the Thames or the Rhine or the whatever it is? तो जैसे थेम्स या अन्य जो भी कोई नदी है अलग वो समुद्र को मिली है और ये बूंद उस नदी का पानी है, ऐसे हम बता सकते हैं। So of course you can't tell where that drop of water came from. तो ये निश्चित है कि आप नहीं बता सकते कि समुद्र के पानी का वो जो एक बूंद है वो कौन से नदी से आया हुआ है। So this is one of the things that happens when we start to practice the Dhamma together. तो जब हम मिलकर साथ में धम्म का आचरण करना या श्राव करना शुरू करते हैं तो ये बात होती है। The differences between us tend to become less important. तो हमारे अंदर जो भिन्नता है, जो अलगपन है और उसका जो महत्व है वो दिन ब दिन कम होते जाता है। And what we have in common, the Buddha, the Dhamma, the Sangha, our common humanity, those bring us together. Those become us. और हमारे अंदर भी समानता क्या है? तो बुद्ध है, धम्म है, संघ है और मानवता का दृष्टिकोण, ये बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण बनती है, वो बातें मायने रखती है। So sometimes we say we have a mini India here, and Nagaluka, because we've got people from so many different backgrounds. तो कभी-कभी हम इस तरह से बोलते रहते हैं कि हमारे नागलोक में या नागलोक परिप्रेक्ष्य में एक तरह से छोटा सा भारत ही है, क्योंकि भारत से अलग-अलग हिस्सों से आए हुए हमारे छात्र एक साथ रहते हैं। The situation which all those old differences have become less important. तो जो भी कुछ पुराने हैं, हमारी जो बातें होती है, जो अलगपन दिखाती है, वो सभी बातें कम महत्व की होती है और हम छोड़ देते हैं। And the third thing that I hope you'll go away with is an appreciation of why Baba Sahib converted to Buddhism. और तीसरी जो बात है, जो बात लेकर आप यहाँ से जाते होंगे, और वो है कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार क्यों किया, उसकी जो आपको अहम जानकारी मिलती है। At the time of his conversion here, some of his political lieutenants tried to discourage him and wanted him to postpone the elections. तो बाबा साहब ने जब यहाँ धर्मांतरण किया तो उस समय उनके साथ काम करने वाले जो उनके साथी थे, जो राजनीति से जुड़े हुए थे, वो बाबा साहब को इस तरह से बोल रहे थे कि बाबा साहब ये जो धर्मांतरण है वो कुछ महीने के लिए आप थोड़ा आगे ढकेल लीजिए। Very annoyed with them. और निश्चित ही बाबा साहब उनसे थोड़ा गुस्सा हो गए। He said none of them understood the importance he gave to the Dhamma. और वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धम्म को जो महत्व दिया है वो किसी को भी समझा नहीं। In the 22 vows, one of them, now I have been reborn, now I have taken a new life. तो 22 प्रतिज्ञाएं जो बाबा साहब ने दी है, उसमें जो एक प्रतिज्ञा है कि आज मानो कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, मुझे एक तरह से आज से नया जीवन प्राप्त होगा। So perhaps some of you now can begin to understand what he meant by that, taking a new life through the Dhamma. तो आप 8 महीने के बाद आपको इस बात का अभी एहसास हो गया होगा कि बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा दी है कि मेरा पुनर्जन्म या मुझे नया जन्म मिला है, उसका सही में क्या मायना होता है, क्या अर्थ होता है। So at the end of his life, to me, from reading what I've read, and from speaking to people I knew who knew him well, my strong conviction is that he felt converting to Buddhism was the best thing he'd done for himself, the best thing he'd done for the community, and the best thing he'd done for India. तो जितना मैंने बाबा साहब को अभी तक पढ़ा है,
और जितना मैं बाबा साहब को जानने वाले, कार्य करने वाले लोगों के साथ चर्चा करते आया हूँ, उससे मेरी ये धारणा, मेरा ये विश्वास बढ़ गया है कि बाबा साहब ने ये जो धर्मांतर किया है, ये धर्मांतर उनके समाज के लिए, पूरे देश के लिए और मानवता के लिए सबसे श्रेष्ठतम ऐसा कार्य किया। You might have learned a little bit about the meaning, the Buddhist meaning implied behind liberty, equality, fraternity. आप शायद ये जानते होंगे कि जो संवैधानिक मूल्य है, स्वातंत्र्य, समानता और बंधुता, उसके पीछे जो बौद्ध मूल्य है जिनको बाबा साहब ने रखा है, उसका भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है? And how he could say he had derived them from the teachings of his master, the Buddha. बाबा साहब जिस तरह से दावा करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो मूल्य है, स्वातंत्र्य, समानता और बंधुता, ये मूल्य उन्होंने उनके जो महान गुरु है भगवान बुद्ध की शिक्षा से लिए है। और ये जो बात है वो समझना हमारे लिए बहुत और ये इसलिए समझना जरूरी है कि ये जो तीनों भी जो मूल्य है वो हमारे संविधान के प्रास्ताविका में आते हैं। Most people do not understand the Buddhist significance he gave to those three principles. बहुत सारे लोग हैं कि वो इस बात को जानते नहीं, समझते नहीं कि ये जो संवैधानिक तीन मूल्य है, स्वातंत्र्य, समानता और बंधुता, इनको बाबा साहब ने कितना गहरा अर्थ दिया है। You've begun to understand. तो ये जो महत्व है वो आप यहाँ समझ पाए हैं। I say begun because it takes a long time to really deeply तो understand. आप यहाँ समझना शुरू किए, ऐसा मैं जानबूझकर कहता हूँ क्योंकि उनको पूरी तरह से समझना एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है। I'm still understanding more and more about that. तो मैं आज भी इतने सालों के बाद इन सिद्धांतों को और गहराई से जानने की प्रक्रिया में हूँ। But you understand, you've touched on this, the deeper significance of these three principles. लेकिन आपने एक तरह से ये जो मूल्य है उनका जो गहरा अर्थ है उसको समझने की प्रक्रिया को आपने मानो स्पर्श किया है, आरंभ किया है। So you have a special responsibility when you leave here. तो आप जब यहाँ से जाओगे तो आपके कंधों पर एक खास जिम्मेदारी है। You have to make sure that you uphold those principles in the way you live, the way you engage with society and so on. तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि इन तीन मूल्यों को आप आपके जीवन में किस तरह से ढालते हैं, किस तरह से जीते हैं, और जिस समाज में आप कार्यरत हो तो उस कार्य प्रणाली के समय इन तीन मूल्यों को लेकर आप लोगों को कैसे जोड़ पाते हैं। Because you understand this very special teaching. तो ये जो विशेष शिक्षा है वो आपने विशेष रूप से यहाँ समझी है। But there's one more thing about this conversion. He called the Buddha the Prince of Peace. तो बाबा साहब एक तरह से बुद्ध को ये कहते हैं कि वो एक तरह से शांति नायक है। Now, I know that people from whatever you call them, the Dalit community, the Buddhist community, shadow caste, shadow tribes, and so on, many still suffer enormously. मुझे पता नहीं कि मैं इसका संदर्भ या उल्लेख कैसा करूं कि लोग फिर अनुसूचित जाति से हो, जमाती से हो, नए बौद्ध हो, नए दीक्षित बौद्ध हो या कुछ दलित पार्श्वभूमि से आए हो, आज भी वो बहुत सारा जो अन्याय और अत्याचार है उससे पीड़ित है, उससे संघर्ष करते हुए लड़ रहे हैं। I've seen it for myself in the 45, 40, I don't know how long I've been there. तो मैंने स्वयं यहाँ जब मैं 48 साल रहता हूँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अनुभव किया है, देखा है। My wife is a Maharashtra Buddhist. मेरी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र के वो बौद्ध परिवार से है। She was hit in front of me once. एक समय ऐसा था कि मेरे सामने मेरे पत्नी को एक तरह से आघात किया गया उनके ऊपर। So there's still a lot of difficulty facing the community, and because of past designation and other positive
poverty, backwardness in education, and so on and so on. तो ये जो समाज है आज भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है और उनका जो पुराना जो नाम है उससे या जो गरीबी है उससे पीड़ित है। People would have understood, maybe they would have been happy, but if Baba Saheb had chosen a violent path, like most people who feel discriminated against today do, people would, if he had understood, taken a violent path to solve his community's problems. तो आप कल्पना कीजिए कि लोग समझते हैं अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनका जो समूह है उनकी समस्याओं को छुड़वाने के लिए अगर हिंसा का मार्ग अपनाया होता तो क्या होता? He didn't. लेकिन बाबा साहब ने किसी भी किस्म से किसी भी तरीके से हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। He chose the Buddha because he was the Prince of Peace. उन्होंने बुद्ध को ही चुना क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि ये जो है बुद्ध वो शांति का नायक है। He said the Buddhist path to social change may take longer, but it's the surest way. उन्होंने ये सोचा कि परिवर्तन के लिए बुद्ध ने जो बताया हुआ रास्ता है वो शायद ज्यादा लंबा समय ले सकता है लेकिन यही रास्ता है कि जो आखिरी तक निश्चित परिवर्तन के लिए विश्वास देता है या दिलाता है। So you're going away from here with 3 jewels. तो आप Besides the Buddha Dhamma Sangha. तो यहाँ से जाते हुए बुद्ध धम्म संघ के अलावा आप और 3 रत्नों को साथ में ले जा रहे हैं। The feeling of empowerment and confidence that the Dhamma has given you. तो ये जो आत्मविश्वास और सक्षमता की जो भावना है जो आपको बुद्ध धर्म के जरिए मिली है वो साथ में आप ले An जाते experience of community transcending all differences. और दूसरी जो बात है वो चेतना कि एक जो समाज समूह है जो सभी जो भेद है उन भेदों को छेद कर ऊपर उठता है या उन भेदों को नष्ट करके वो ऊपर उठाता है। And a deep appreciation of the significance of Baba Saheb's conversion to Buddhism. और बाबा साहब का जो बुद्ध धर्म का जो धर्मांतर है उसके प्रति आपकी जो एक गहरी पसंदी है या प्रशंसा है। Now, if you've got a jewel, you look after it, you polish it, yeah? अगर आपके पास रत्न होते हैं या आपको रत्न मिलते हैं तो आप बड़े सब्र से उनको संभालते हैं और उनकी पॉलिश करते हैं उसको अच्छी तरह से रखते हैं। When you leave here, you won't have the support that you've got now. तो जब आप यहाँ से अपने घर जाओगे तो जो सहायता जो मदद आपको यहाँ मिलती है या मिल रही है वो आपको घर में नहीं मिलेगी। Some of you will be very alone. आप में से कुछ लोग बिल्कुल अकेले महसूस कर पाओगे। But keep treasuring what you know here. लेकिन आपको यहाँ जो भी कुछ मिला है उसको आप संभाल के रखिए, बिल्कुल संभाल के रखिए। Keep polishing those jewels in your mind so they stay fresh with you. आपके मन में इन तीनों रत्नों को या अन्य बातों को आप उसकी मरम्मत कीजिए, पॉलिश करते रहिए, उनको हमेशा अच्छा दिखते रहिए। And if they start getting a bit dull, if you start losing your inspiration, come back and see us. और जब आपको लगता है कि आपकी प्रेरणा एक बार फिर से खो रहे हैं तो फिर आप दोबारा नागलोक आइए। Come on one of our retreats. We have retreats in different parts of India. तो हमारे जो भारत भर में शिविर होते हैं किसी आप शिविर में हिस्सा लीजिए, But don't do nothing. लेकिन कुछ ना करें ऐसा मत करो आप। And slowly, 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 the jewel will lose all its springs. नहीं तो फिर धीरे 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 ये जो रत्न है वो अपनी पूरी जो चमक है वो खो बैठेगा। But if you keep these jewels bright, you will be able to do something in life for yourself. लेकिन ये जो अपने रत्न है उसको अगर आप उसकी रोशनी बना कर रख पाएंगे तो अपने जीवन में आप निश्चित ही कुछ कर पाओगे। You will do something for your community and make a significant contribution to India. आप आपके समाज समूह के लिए कुछ कर पाओगे और भारी मात्रा में भारत के लिए आप कुछ योगदान दे पाओगे। Sometimes I say that our students are like pebbles. You drop a pebble in a big pond, a big lake. हाँ, तो मानो कि एक छोटा सा पत्थर है, आप अगर किसी तालाब में छोड़ते हैं, You may think you're insignificant, just
तो अगर छोटा पत्थर हम तालाब में फेंकते हैं तो हम ये समझते हैं कि इस तालाब की तुलना में मैं एक छोटा पत्थर हूँ, मेरा कोई उतना गहरा महत्व नहीं है। You go to a pond and you drop a small pebble in it, and what do you see? तो अगर आप बड़े तालाब में जाकर वो छोटा सा पत्थर छोड़ते हैं तो आप क्या अनुभव करते हैं, क्या देखते हैं आप? You see that it makes ripples, it's spread right out. तो उस पत्थर के फेंके हुए जो तरंग, जो लहरें उमड़ती है, वो लहरें पूरे तालाब में फैलती है। All of you can be. तो आप में से हर एक व्यक्ति ने इस तरह से जीना है। If you join together with each other, you make a bigger stone, you have even bigger ripples. तो सब मिलके अगर आप काम करते हैं तो आपके सभी का मिलकर आप बड़ा पत्थर बना सकते हैं, और बड़े पत्थर अगर तालाब में गिरता है तो उसकी जो लहरें हैं वो और बड़ी लंबी तक फैल सकती है। Once again, I'm sorry for not speaking, meeting you during the year. I'm very happy to have this opportunity. तो मैं फिर से एक बार माफी चाहता हूँ कि आपके प्रशिक्षण के समय मैं आपको नहीं मिल पाया, लेकिन ये जो मुझे आपके सामने बोलने का अवसर मिला है उससे मैं बहुत ही आनंदित हूँ। If you are doing later on social work, if you're doing Dhamma work, if you want to go deeper into the Dhamma, keep in touch with us. तो आप जो भी धार्मिक काम करोगे, सामाजिक काम करोगे या अन्य क्षेत्र में, तो जो भी आप करते हो, नागलोक से आप संपर्क बनाए रखिए। We will do everything we can to support you in those. तो जो भी हमें संभव है, आप जो करना चाहते हैं, हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। So my very best wishes to you for the next stage of your life. तो आप सभी को आपके जीवन के अगले पड़ाव के लिए मेरी बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लोकमित्र जी। मैं इतना ही कहूँगा कि छात्रों के साथ साथ या हम सभी जो बैठे हुए लोग हैं, उनको भी लोकमित्र जी ने एक से अंदर से जगाया है, उनको भी एक तरह से याद दिलाया है कि हमें क्या करना है। तो मैं आपका तहे से धन्यवाद करता हूँ, और अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर अशोक जी गांधी, उनका अगर मैं परिचय देता बैठूं तो बहुत ही लंबा है, और मैं चाहता हूं कि जैसे हमने लोकमित्र जी को सुना है वैसा हमें उनसे भी सुनने का मौका मिले। लेकिन उनके जो महत्वपूर्ण कुछ काम है जो भारत और भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका मैं कुछ जिक्र करना चाहूँगा कि शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। लेकिन ये जो IBC नाम की एक संस्था है जिसका लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, जो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय से समांतर बनाई हुई एक संस्था है, जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए अपना योगदान देना चाहती है। और उस संस्था का जो निर्माण कार्य है, उस निर्माण कार्य में अशोक जी अपना बहुत भारी योगदान रहा है। उसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। अभी पिछले ही महीने में उसकी दूसरा बड़ा कॉन्फ्रेंस रहा, जिसमें हम उनके साथ लोकमित्र जी और मैं भी शरीक थे। उसी के साथ साथ जैसे देखा जाए तो एक संवाद नाम की एक संस्था है जिसका जो कार्य है एक वैश्विक उपक्रम है कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भले ही भारत में निर्माण हुआ, लेकिन आज देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो दुनिया में फैला हुआ है, और जहाँ जहाँ वो फैला है वहाँ वहाँ वो अपने निजी संस्कृति के साथ मिला हुआ है। तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि बौद्ध अनुयायी के बीच में भी अपने आप में कुछ संघर्ष दिखाई देते हैं, अपने आप में कुछ मतभेद दिखाई देते हैं। तो फिर उन्होंने एक जो संस्था बनाई है जिसका नाम है संवाद, और इस संवाद नाम से ही आपको पता चलता है कि आपसी संवाद, संपर्क, चर्चा, डायलॉग, और उसके अशोक जी
स्वयं वो उसके एक कोऑर्डिनेटर है। और ये जो संवाद है वो केवल भारत के कौमों से नहीं है, तो पूरा जो एशिया महाखंड जो है, महाद्वीप है, उसमें जो भी बौद्ध राष्ट्र है या पश्चिम से भी आए हुए जो बौद्ध राष्ट्र है, उन राष्ट्रों को इकट्ठा करके उन लोगों में एक जो संवाद निर्माण करना, आपसी जो बंधुत्व की भावना बढ़ाना, सामंजस्य और एकता बढ़ाने का जो बहुत ही कठिन ऐसा कार्य है, उस कार्य में अशोक जी है उनका बहुत सारा समय जाता है। और उसी के साथ साथ वो भारत सरकार की तरफ से एक डिप्लोमेट करके राजनीति करके उन्होंने कई देशों के साथ उनके जो संबंध है भारत का प्रतिनिधित्व करने के वो रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि उनके परिचय के ये संक्षिप्त 3 आयाम कहते हुए मैं डॉक्टर अशोक जी वांगरी जो अपने आज के प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि है, वो हमारे छात्रों को और यहाँ हमारे उपस्थित सभी जो भाई बहन है उनके मार्गदर्शन के लिए कुछ करें। अशोक जी के लिए जोरदार मंच पे आदरणीय आचार्य हमारे प्रिय मित्र जी, और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक इस का जो ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम उसके सभी छात्रों और जितने अतिथिगण सबको मेरा अभिनंदन और अभिवादन। सबसे पहले I would like to apologize to you because I'm a very bad speaker and I usually don't like to be a speaker. और मैं I rather prefer myself as a listener and a learner. And but उसके साथ साथ मैं I would like to thank you क्योंकि आपके निमंत्रण की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये मेरी वर्षों की जो एक इच्छा थी और जिज्ञासा थी वो आज पूरी हुई, तो उसके लिए मुझे आपका बहुत धन्यवाद। और मैं वैसे ही यहाँ पे कई सारे छात्रों ने और आप और जी ने संस्थान के बारे में और संस्थान के उद्देश्य के बारे में और आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या सीखते जा रहे हैं, तो ये सब ऑलरेडी अभी सुन चुके हैं। तो मैं तो अभी खुद ही बहुत कुछ जान रहा हूँ और कल से लेकर अभी तक और अन्यों के साथ काफ़ी चर्चा हुई, तो जितना मैं सुन रहा हूँ उतना मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। और उस वजह से जितने आप छात्र लोग हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बहुत ही लकी हैं, भाग्यशाली हैं। और इतने राज्यों से आप लोग आए, यहाँ 8 महीने रहे, और जैसा कि अभी लोग मुझे ने कहा, आप लोग यहाँ छात्र की तरह आए होंगे, बट आप यहाँ से एम्पावर्ड लाइट बनकर जा रहे हैं। मैं तो यहाँ के लिए बड़ा अच्छे से और छोटे संक्षेप में कहा कि आप लोग सब दीपक हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जा रहे हैं और ये जो ज्ञान को प्रकाश करके जा रहे हैं, इसको अपने समाज में, अपने आसपास और अपने जीवन में जो आप इस्लाम में समय रहेंगे, उस वजह से आप और लोगों को इंस्पायर करेंगे। और दूसरा मैं आप लोगों का, खासतौर पर छात्रों का धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आप लोग इतने राज्यों से यहाँ आए और इस इंस्टीट्यूट में आए। यहाँ आपने 8 महीने ऑब्वियसली आप इससे नहीं है कि यहाँ से आपको जाके आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी या कोई बहुत आपको कहीं से फंडिंग मिलेगा या इस तरह से, ये तो आप अपने लिए आए, आप इस ज्ञान की खोज में खुद आए। और आज के समय में 8 महीने निकालना अपने जीवन से ये बहुत ही विशेष है। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद।
and I feel myself very inspired by it. और जहाँ तक जो कुछ बातें मैं जस्ट कहना चाहूँगा इस विषय में कि हम लोग अभी जितने भी हम मनोविज्ञानी जो हम अपने आप को जिस कहते हैं, हम लोग अभी बड़े उस काल से गुजर रहे हैं जो कि बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन बुद्ध धर्म के लिए खासतौर पे इंडिया में ये हम एक गोल्डन पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं और उसकी बहुत सारी वजह हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही उसमें बाकी जो कारण है, सामाजिक कारण वगैरह हो सकते हो, जो स्ट्रगल है वो सब चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि मुझे काफ़ी सरकार के साथ और लोगों के साथ में इस पर बहुत एज ए इनसाइडर चर्चाओं पे शामिल होने का मौका मिला। तो अब जैसे भारत सरकार भी बहुत चीज़ों पे उन्होंने बुद्धिज्म को प्राथमिकता दी और अभी जैसे आपने बजट में सुना कि नॉर्थ ईस्ट में बड़े सर्किट डेवलप करने, उसी तरह से, और ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या टूरिज्म से रिलेटेड नहीं है। तो जब हमने IBC की स्थापना करी, ऑब्वियसली वो सरकार दूसरी थी और लोगों ने इसके काम 2010 से शुरू किया था, तो तब भी सरकार को अच्छा, और दूसरी पहली बात तो ये भी क्लियर कर दूँ, IBC सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन सरकार का उसको समर्थन है। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट कॉन्फेडरेशन और इसमें 39 देश उसके सदस्य हैं और ये इस समय विश्व की सबसे बड़ी गौरव संस्था है। तो तब भी भारत सरकार को ये महसूस हुआ कि बुद्धिज्म हमारा सबसे बड़ी तरफ है और इस वजह से उन्होंने इसको पूरा सपोर्ट किया। फिर 2014 में जब नई सरकार आई तो उस समय कई लोगों को लगा था कि भाई अब शायद हमें सरकार से सहायता नहीं मिलेगी, जो आर्थिक सहायता मिलती है वो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने भी इस पर अध्ययन किया और उनको लगा कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और भारत इसमें लीड ले रहा है, ये कंटिन्यू लेना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी बनी है और तो ये अब ये सिर्फ एक संस्था की बात नहीं है, ये एक सोच की बात है। और कई सारे देशों में यात्राओं का करने का मौका मिला एज ए डिप्लोमेट, एज मनी अदर रीजन से। और जैसे मैं आपको कहूँ, मैं जैसे अभी मीनाक्षी ने कहा आप लोग सब, पर मैं और ये भी कहूँगा आप लोग सब, हम जो धर्म के अंदर हैं, हम लोग सब एक विशेष भी है और ये विशेषता जो है हमें, ये ना तो हमारे किसी कुल से आता है, ना हमारे किसी जाति विशेष से आता है, ना हमारे धनबल से आता है, ना संख्या बल से आता है। हमारी जो विशेषता है उसका मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि हमने 2024 में हम लोग यहाँ से भगवान बुद्ध के रिलिक्स हम दिल्ली से थाईलैंड लेके गए। तो हमें भी नहीं अंदाजा था कि इसका कैसे होगा। ऑफ कोर्स थाईलैंड इज 95% बुद्धिस्ट कंट्री, इतना तो हमें था कि लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, उनके अपनी तरफ से थाईलैंड सरकार से जो भी व्यवस्था करें, लेकिन हमें खुद अंदाजा नहीं था कि किस तरह से रिसेप्शन इसका होगा। तो ऑफ कोर्स राजा से लेकर आम आदमी तक सभी लोग दर्शन करें, लेकिन जो हमने वो इमोशंस वहाँ एक्सपीरियंस किया वो हमें विशेष बनाता है। तो जब रेलिक्स वहाँ रखे गए दर्शन के लिए, तो लोग ऑफ कोर्स आना शुरू करते, आखिर में 5 मिलियन लोग दर्शन के लिए आए हैं। और वो तो हमारा वो था रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम एंड पीरियड, तो हम लोग ज़्यादा दिन नहीं कर पाए, लेकिन जो हमने महसूस किया, जो उसकी वजह से जो वहाँ ट्रैफिक जाम लग रहा था वगैरह वगैरह, लोग कोई माइंड नहीं कर रहा था। और
ये था कि एक बिल्कुल साधारण से साधारण आदमी, वो उस समय हर भारतीय को, वो बिल्कुल उसको, अगर उसको इतना पता लगना चाहिए कि ये इंडिया से आया है, उस जगह से 10 किलोमीटर दूर थी, तो वो बिल्कुल लिटरली उसको नमस्कार करता था, और बहुत लोग तो बिल्कुल उसका हाथ पकड़ के इन चूमते थे और थैंक यू बोलते थे। और ये बिल्कुल आम लोगों के लिए, ये नहीं कि हम लोगों का कर रहे थे। और अपने आप से दुकानदारों ने, शॉपिंग मॉल्स वगैरह ने 50-60% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया कि जो भी इंडिया से टूरिस्ट होगा, वो सिर्फ इसलिए कि आप लोग बुद्ध, तो जो हमारी पूरे विश्व में जो हमारी पहचान है वो बुद्ध भूमि की, और ये बुद्ध भूमि जो है हमें विशेष बनाता है, और हम तो उनके धर्म के अंग हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम विशेष हैं। और यहाँ से जो आप सीख कर जा रहे हैं, जैसा अभी आदरणीय ज्योति ने कहा कि आप लोग एम्पावर्ड, तो आप वो ज्ञान का प्रकाश करके जा रहे हैं, एम्पावर्ड। और वैसे आपने तो कहा ही था, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट, तो मैं उसके किसी और डायमेंशंस में नहीं करता। तो एजुकेट वो आप यहाँ से जा ही रहे हैं, ऑर्गेनाइज वो आपको करना है। एंड ऑर्गेनाइज से मतलब ये नहीं कि कोई हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या कोई पर जो समाज में जागरूकता जो आप फैलाएंगे वही ऑर्गेनाइज है। और एजुकेट को उसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए एजुकेट का मतलब है कि अपने आप को एजुकेट करना, ऑलवेज सीखना, ऑलवेज जानना। और ये, और हमारा जो, जैसे मैंने अभी कहा कि हम क्यों विशेष हैं, तो हमारा जो धर्म है वो हमारे कोई मंत्र या कोई रिचुअल या वो सब चीज़ों से नहीं है। हमारा तो बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल इसके आधार है, और सबसे इसके मूल में है ज्ञान। तो भगवान भी ज्ञान थे, सभी ने ज्ञान की ही खोज की। हमारे जितने भी ये जो धर्म फैला है विश्व में, जिसकी वजह से भारत में तो नहीं है, तो वो ज्ञान की वजह से ही फैला। थाईलैंड और ये जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो स्वर्ण भूमि और स्वर्णद्वीप है और स्वर्ण क्षेत्र का, तो ये वहाँ तो 2 मंत्र तो गए थे, उन्होंने 2 ही मंत्र भेजा, और उनको आज भी पूछते हैं, और वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि 16 उत्तरा आए और हम उनकी वजह से वो सम्राट अशोक को आज भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने ये 2 मूल्य रत्न दिए। बाकी आप पूरे इतिहास में देखिए कि जो कुछ भी गया इधर से उधर, तो वो धन बल से गया, सैन्य बल से गया, और साथ में बहुत चीज़ें गई, लेकिन हमारा जो धर्म है वो तो सिर्फ अपने प्रकाश से फैला। तो आप लोग उसके कर्णधार हैं, आप लोग उसको आगे लोगों से जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप फैलाइए। और तो बस मैं आप लोगों से यही आभार है और यही विचार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक जी, बड़े नम्रता से उन्होंने कम समय में आपको जो संदेश देना है वो दिया है, और उसमें उन्होंने आईबीसी की जो अहमियत है उसी के तरह से बुद्ध की जो अस्थियां है, उस अस्थियों का आज जो दुनिया में जो महत्व है, और जिस तरह से लोग बड़े श्रद्धा भाव से उसके लिए सामने आते हैं, और इसी के साथ साथ हमें बाबा साहब की जो अच्छी जो शिक्षाएं हैं जो आपने सुनी है, पढ़ी है, उसके ऊपर आपने चिंतन किया होगा, सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो उन्होंने संघर्ष के बाहर नहीं, तो अपने आप को बनाने में, सीखने के लिए संघर्ष है, चीजों को जानना है और उसकी गहराई ढूंढनी है। तो मैं फिर से एक बार डॉक्टर अशोक जी मामले के प्रति धन्यवाद अदा करूँगा, और हम जोरदार उनके लिए एक बार। और उसके पश्चात हमारे जो दूसरे वक्ता है वो है आयुष्मान विवेक सर, विवेक ओके सर।
और उनकी यहाँ जो उपस्थिति है वो बहुत ही मायना रखते हैं। एक बार मैं शुरू से ही बताना भूल गया कि शायद आप सामने का जो बैनर देखते होंगे वहाँ अन्य 2 मेहमान अपेक्षित है। एक जो है सुप्रिया थूल मैडम जो जॉइंट डायरेक्टर है अपने NMRDA में, लेकिन उनके घर में कुछ हेल्थ इशू हुआ है, उसके कारण वो नहीं आ पाई। और दूसरे जो है हमारे वासुजी शेंडे जो एक युवा उद्योजक है, जो नागलोक से बहुत करीबी रखते हैं, उनके भी घर में कोई हेल्थ का इशू निर्माण हुआ है, इसलिए उन दोनों ने आपकी क्षमा याचना भेजी है। लेकिन उसमें से विवेक जी भोके सर और वासु शिंदे सर, इन दोनों को आज आपके सामने बुलाने का हमारा जो एक उद्देश्य था, मकसद था, और वो ये था कि दोनों जो महानुभाव है भोके सर और शिंदे सर, इनको हमने आपके इस बैच के उद्घाटन के समय में बुलाया था, जो आप शायद पता नहीं उनका भाषण या मार्गदर्शन याद कर पा रहेगा नहीं, लेकिन हमारे जो टीम के सदस्य हैं उनको ऐसा लगा कि इस बार हम फिर उन्हीं लोगों को बुलाएंगे अन्य लोगों के साथ, ताकि उनको इस बात का एहसास हो बैच का उद्घाटन या टुकड़ी का उद्घाटन करते समय उनका अनुभव क्या रहा, और विदाई के समय उन्होंने जो प्रातिनिधिक छात्रों को सुना तो उन्होंने इस 8 महीने में वो एक फलस्वरूप देखा है कि उसका क्या परिणाम है इस 8 महीने के प्रशिक्षण का। तो भोके सर जो है वो अपने यहाँ जो मध्य रेलवे में सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर है, और एक अपने समाज का व्यक्ति इतने बड़ी ऊंचाई पर रहना हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। वैसे वो महाराष्ट्र के लातूर से है, लेकिन लातूर से होते हुए भी उनकी जो पढ़ाई है पूरी तरह से वो पुणे में हुई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, और उन्होंने जो भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दिए। उनकी एक विशेषता है कि उनके जो पिताजी है वो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, टीचर होने के कारण, और उनकी माताजी LIC में एक डेवलपमेंट ऑफिसर होने के कारण शुरू से ही घर में बुद्ध और बाबा साहब के विचारों का एक अच्छा संस्कार रहा है, और इसीलिए उनके लिए ये दोनों जो महानुभाव है भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, इनका आदर्श और विचारधारा एक तरफ से उनके जीवन की आदर्श और विचारधारा बनी है। उनके दोनों भी जो माँ बाप है प्रत्यक्ष ना हो लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना हो, उनका त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इन आंदोलन से लगा वाला जुड़ा वाला वो संबंधित रहे। सर ने अपने आप में अपनी जो काबिलियत बनाई, और उन्होंने तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जो एग्जाम स्पर्धा परीक्षा उन्होंने सामना किया है। सर शुरुआत में उन्होंने UPSC भी क्लियर किया, और उसके बाद उन्होंने IRAS की जो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है उसको करने के बाद हम देखते हैं कि आज वो एक बड़े अच्छे हुद्दे पर मध्य रेलवे में काम कर रहे हैं, और केवल काम कर रहे हैं तो वो एक बड़े लगन से, जज्बे से और अपनी पूरी काबिलियत लगाकर काम करते हैं सर, और उसका साथ समाज से भी वो जुड़कर रहते हैं, और उसके इस काम का जो फलस्वरूप उनको 2 बार बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे एक विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सर को उनको नवाजा गया है, ये उनकी बड़ी उपलब्धि थी, और उसके बाद कुछ ही समय में उनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो राष्ट्रीय स्तर का होता है उससे सर को 2013 में नवाजा गया है। तो मुझे लगता है उनके इस उपलब्धि के लिए हम तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। तो ऐसे
व्यक्ति आज आप लोगों के लिए, आपको शुरू में आपके स्वागत के लिए भी उपस्थित थे और आज आप यहाँ से बनकर विदाई ले रहे हैं, तो उसके भी वो एक साक्षीदार है। तो मैं विवेक होके सर को अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ आकर हमारे छात्रों को एक आशीर्वाद के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में कुछ मार्गदर्शन करें। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन दोनों महानुभावों के क्रांतिकारी विचारों को सर्वप्रथम मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। विचार मंच पर स्थानापन्न आदरणीय लोकमित्र जी, आदरणीय मैत्रेयनाथ जी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में बहुत ही अपना पिवटल रोल जो निभाते हैं वो आदरणीय डॉक्टर अशोक मामड़ी सर, तथा 22वें धम्म सेकिया बैच के सभी मेरे युवा मित्र और नागपुर शहर से इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय हो। लोक मित्र जी को मैं पर्पसफुली बताना चाहूँगा, जैसे मैत्रेयनाथ जी ने कहा, आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ विटनेसिंग द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द 22nd Bauddha Sakya batch, and definitely I am feeling the, as they say, positive vibe, positive body language, and the confidence infused in each one of you because of this seminar organized by Nagarjuna Training Institute. मैंने 3-4 विद्यार्थियों का स्पीच भी सुना, जिससे सच में मुझे लगा कि ये 8 महीने की जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग थी, ये सच में फलद्रूप हुई है। मेरे पहले के वक्ताओं ने अपने भाषण में भगवान बुद्ध के धम्म तथा बाबा साहब के विचारों का बहुत अच्छा हमें ज्ञान प्राप्त करवाया। 1931 की येवला परिषद, इसमें हमें बाबा साहब के धर्मांतर के बीज जानने को मिलते हैं। नासिक में येवला परिषद में बाबा साहब ने अपने अभिभाषण में कहा था कि मैं हिंदू बन के जन्म में आया हूँ, लेकिन मैं हिंदू बन के मरूंगा। तो उन्होंने अपने धर्मांतर के बीज इस परिषद में अधोरेखित किए थे। तब से जाके 1956 का ये जो कारवां है, हम देख पाते हैं कि बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी के बाद बाबा साहब ने धर्मांतरण को और बौद्ध धर्म को स्वीकारने की बात रखी। लोक मित्र जी ने अपने अभिभाषण में हमारे संविधान के प्रास्ताविक में जो 3 मूल्य हैं, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, उनको बहुत अच्छे से अधोरेखित किया। बाबा साहब को जो प्रेषित भारत की सपना था, वो यही था कि मेरा जो सपनों का भारत है, उसकी जो नींव है, ये नींव स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, इन मूल्यों पे आधारित है। स्वतंत्रता उन्होंने अपने सभी भारतवासियों के लिए और 3 डिफरेंट वेज में अभिप्रेत की थी। स्वतंत्रता जो है वो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, ये स्वतंत्रता उन्होंने अपने हर एक भारतीय के लिए अभिप्रेत की थी। आज भी हम देखते हैं कि वो जो भारत का सपना बाबा साहब ने अपने मन में संजोया था, वो हम सबको अभी साकार करने का पूरा वक्त है। उन्होंने जो अपना संघर्ष शुरू किया था, उसको हम सबको आगे लेके जाना है।
क्योंकि हम सब अम्बेडकरी अनुयायी हैं, बौद्ध अनुयायी हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के होने ही चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ये एक केवल व्यक्तिमत्व नहीं है, ये एक जिंदा विचार है, ये एक सोच जो हम सभी लाइक माइंडेड सही सहविचारी लोगों को नजदीक लाती है। ये जो विचार है अम्बेडकरी विचार, यही हम सभी को जो विकसित भारत का सपना है उसके प्रति हमें सजग रखने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। भारत को नए आयाम के हिसाब से अगर आगे बढ़ना है तो बुद्ध का विचार हमेशा हमेशा प्रेरित तथा हमें एकजुट करने के लिए कारगर साबित होगा। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में पिछड़े हुए तथा महिलाएं तथा सभी दलित वर्गों के अपलिफ्टमेंट के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उनका ये जो संघर्ष है, बलिदान है, इस बलिदान को हम आने वाले समय में इससे प्रेरणा लेते हुए हमें बाबा साहब का सपना आगे लेके जाना है। इसी दिशा में नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसे संस्था में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। जब मैं पहली बार आया था तब मैंने इनका करिकुलम भी देखा, तो जो करिकुलम इन्होंने डिजाइन किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। इस करिकुलम की वजह से जो स्किल सेट, जो माइंड मेकअप, माइंड शेपिंग इन यंग लोगों की होने वाली है, ये सच में हमारे सोसाइटी के लिए एक पेबैक की तरह काम करने वाली है। सम्राट अशोक जी अपने एक रॉक एडिक्ट है, उसमें उन्होंने कहा था कि धम्मा इज नॉट अ रिलीजन बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो सच में ये धर्म जो है, ये धर्म का काम ना करते हुए ये हमें सभी को कैसे अच्छी तरीके से अपना जो जीवन है अपने समूह, अपने समाज के साथ व्यतीत किया जाए, इसकी एक बहुत बड़ी सीख है। तो ये करिकुलम भी उसी तरह से डिजाइन किया हुआ था। इन बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए ये जो करिकुलम है, यहाँ से जो ये सभी शिदोरी है उनकी जो लेके जाने वाले हैं, ये बहुत कारीगर साबित होने वाले हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म का, संघ का जब आप पठन करते हैं तो आपके जो सांस्कृतिक चक्षु है वो सच में बहुत ब्रॉडन हो जाएंगे। आपको पता है आज का टाइम थोड़ा टर्बुलेंट है। इस वक्त हम जब देखते हैं संपूर्ण जग में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ, कहीं ना कहीं युद्ध चालू ही है, तो इस युद्ध भरे माहौल में सिर्फ एक ही बौद्ध और धर्म का जो भगवान बुद्ध ने संदेश दिया हुआ है, वही एक संदेश संपूर्ण दुनिया तथा भारत में शांति कायम करने के लिए बहुत ही ज्यादा उपायकारक करने वाला है। मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो हमारे यंग लोग हैं, दे आर फ्यूचर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंजेस confronted in front of them। और आज के इस वैलेडिक्टरी प्रोग्राम में बुलाने के लिए मैं नागार्जुना ट्रेनिंग सेंटर का तहे दिल से शुक्रगुजार, और मैं मेरे सभी युवा साथियों को उनके आने वाले फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। बहुत ही संक्षिप्त में, लेकिन सर जी ने इस बात को दोहराया कि आज भी दुनिया का जो माहौल है उस माहौल को अगर शांत बनाना है तो बुद्ध के सिवा कोई पर्याय नहीं है।
जिस बात को रविंद्र जी ने भी बताया कि शांति नायक बुद्ध की ही आज दुनिया को आवश्यकता है, और उसी तरह से आपको उन्होंने बधाई दी कि बाबा साहब का एक विचार है उसको आपको फैलाना है। तो सर के लिए हम फिर से अनुमोदन करने के लिए तालियां बजाएंगे। लेकिन मैं सर को एक अनुरोध भी करूंगा कि वो नागपुर में रहते हैं, तो साल में एक बार आने से, अगर बीच में हमारा जब सेशन चलता है तो एक दो बार आकर हमारे छात्रों को थोड़ा मोटिवेशनल पीस या आपका कुछ अनुभव शेयर करते हैं, तो उनसे निश्चित ही छात्रों को बहुत और प्रेरणा मिलेगी। और अभी जो हम ऐसे मोड़ पर आए हैं जो आज के कार्यक्रम का सबसे ऊंचा पड़ाव है, और इसीलिए मैं अपने मेहमानों को थोड़ी सी तकलीफ देने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी ने जो हासिल किया है उसका प्रमाण पत्र तो आपको मिलना चाहिए। अभी तक हमने मुंह जबानी दिया है, लेकिन 8 महीने में आपने जो भी कुछ किया है तो इसका ये प्रमाण पत्र है। और ये प्रमाण पत्र ये जो मेरे महानुभाव बैठे हैं उनके हाथों से हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले अशोक जी माफी सर को आगे बुलाऊंगा और माफी चाहूंगा कि यहाँ हम 4 लोग हैं और हमारे निदेशक की विनती है कि हर व्यक्ति ने 10 स्टूडेंट को देना है, तो थोड़ा समय लगेगा। तो सबसे पहले अशोक
अभी हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आए हैं और मुझे लगता है कि अपने इतिहास में पिछले 22 साल के ये पहला प्रोग्राम है जो हम 1:30 बजे के पहले खत्म कर रहे हैं। तो इसके पश्चात ब्रह्मचारी शीलवर्धन जो अभी जीवित नहीं है लेकिन जो हमारे इस केंद्र के संबंधित रहे हैं, कुछ सालों तक उन्होंने हमारे छात्रावास का अधीक्षक के रूप में यहाँ बहुत सेवा दी है। पिछले साल के फरवरी में उनका देहांत हुआ है। तो अगले साल हम जो 25वीं सालगिरह मना रहे हैं या एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में उनके परिवार की ओर से उनके दामाद है हमारे नीति वज्र जी, वो 25,000 की जो डोनेशन है वो लोकमित्र जी के कर्तव्य द्वारा संस्था को देना चाहिए। तो मैं आखिरी एक निवेदन करने जा रहा हूँ। शुरुआत से मैं बता रहा हूँ कि नागार्जुन संस्था और ये जो हमारा पूरा त्रिरत्न आंदोलन है, उससे ये जो 8 महीने का जो प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण एक अनोखा प्रशिक्षण है जहाँ पर हम युवा युवतियों को तैयार करके उनको एक नया आयाम देके, आत्मविश्वास या नई दृष्टि देकर हम उनको फिर से मानवता हेतु अपने समाज में भेज देते हैं। ये जो कार्यक्रम है लगभग पिछले 20 साल तक हम किसी भी शुल्क के अलावा चलाते आ रहे हैं। पूरी तरह से ये जो प्रशिक्षण है वो मुफ्त में हम चला रहे हैं। और उस समय लोकमित्र जी युवा थे और वो भी बड़ी शक्ति से इस कार्यक्रम के उपक्रम के लिए बाहर से चंदा या अनुदान इकट्ठा करते हैं। लेकिन अभी जैसे हमारे निदेशक भानु जी ने भी बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि किसी भी बाहर की संस्था के ऊपर निर्भर न होते हुए हम इसको स्वयं चलाएं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे मालूम है कि दान देने के लिए हमारे पास कई अन्य पर्याय भी है, लेकिन इस कार्यक्रम को दान देकर आप जो करेंगे उसका जो प्रभाव है पूरे भारत भर में बुद्ध धर्म को फैलाने में, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए। तो जैसे हम हर बार कहते हैं कि आप एक स्टूडेंट का 1 साल का जो पूरा खर्चा है वो उठाकर एक स्टूडेंट को आप दत्तक ले सकते हैं। कोई किसी एक व्यक्ति को कठिन है तो आप 2 दोस्त या 2 रिश्तेदार मिलकर एक स्टूडेंट ले सकते हैं। नहीं तो आप इस संस्था का, स्टूडेंट का, छात्रों का 1 दिन का जो खर्चा है वो 1 दिन का जो खर्चा है उसका भार उठा सकते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो इस उपक्रम को चलाने के लिए आपको जो भी संभव हो, यानी चावल के रूप में, गेहूं के रूप में, तेल के रूप में, जो भी इन फॉर्म ऑफ काइंड रूप में आप अगर दान देना चाहते हैं तो साल भर के लिए आपको मौका है। आपके पास नहीं है तो कम से कम आप खुद अगुवाई लेकर, आपने कोई रिश्तेदार हो, आपने कोई मित्र हो, कोई परिजन हो, उनको इस एक विशेष कार्यक्रम की आप जानकारी दे सकते हैं, उनको आप प्रेरित कर सकते हैं इस कार्यक्रम को कुछ इस तरह का डोनेशन देने के लिए।
उसके अलावा हम ये भी कह रहे हैं लोगों को कि अगर किसी को अपने बच्चों का सालगिरह करना है, किसी को रिटायरमेंट करना है, फंक्शन करना है, या किसी को वेडिंग एनिवर्सरी करनी है, तो वो प्रोग्राम किसी को स्मृति दिन करना है, तो वो हमारे बच्चों के साथ आप साझा कीजिए। यहाँ के लिए यहाँ प्रोग्राम कीजिए, उस दिन का खाना आप डोनेशन के रूप में दीजिए। यहाँ पूजा है, हमारी जो स्थानिक टीम है वो आपको करने के लिए मदद करेगी। और ये अनाउंसमेंट केवल आज के दिन के लिए नहीं है, तो ये नियमित रूप से सालाना चलने वाला ये उपक्रम है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो निश्चित ही ये आपके लिए एक अच्छी ऐसा मौका है। पुण्य करना जिन्होंने किया है उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है शायद मैंने जो अपील की उसका असर अच्छा रहा है। यहाँ हमारे धर्ममित्र रेखा अशोक तिवारी उन्होंने इस संस्था के इस प्रोग्राम को 50,000 रुपए डोनेशन दिया। उन्होंने भी 25,000। तो मैं इन दोनों बहनों को अनुरोध करूंगा जरा खड़ा रहिए। आपको रेखा का बाहर ही है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।